अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज बात होगी सबसे पहले अफगानिस्तान के हवाले से, जहां हम ये देख रहे हैं कि खाना जंगी कोई आज की बात नहीं है। 5 दहाइयों के करीब तकरीबन वक्त बीत चुका है जब से अफगानिस्तान के हालात जो हैं वो ख़राब दिखाई देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए ख़ास तौर पर गुज़श्ता 20 साल की, तो हमने देखा कि यहाँ पर अमरीकी अफ़वाज और इत्तेहादी अफ़वाज जो हैं वो मौजूद रही हैं। उनकी मौजूदगी से यहाँ की मईशत, जिस पर कहा यह गया कि अरबों डॉलर्स खर्च किए गए हैं, बजाय बेहतर होने के खराब तर होती चली गई। अरबों डॉलर्स यहाँ खर्च करने के दावे तो किए गए, लेकिन इस वक्त यहाँ लोगों को शदीद माशी और माशरती बहरान का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, अभी जैसा कि आप जानते हैं मौसम सरमा की आमद है और अफगानिस्तान में ये मौसम बहुत हद तक शदीद सर्द होता है। बर्फबारी होती है जिससे यहाँ के बासियों की मुश्किलात में मजीद इजाफे का इम्कान है। रवां हफ्ते G20 ममालिक की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिससे हम आपको मुसलसल आगाह रखे हुए थे, जिसमें दुनिया की 20 बड़ी मईशतों ने अफगानिस्तान में जन्म लेते इंसानी अलमिये को मौजू बनाया है। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का इदराक किया और 1 अरब यूरो के इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। ये इमदादी पैकेज इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दिया गया है और यूरोपीय यूनियन डेवलपमेंट फंड से हट कर दिया गया है। ये इमदादी पैकेज आलमी रफ़ाई तंजीमों के जरिए लोगों में तकसीम किया जाएगा और अफगान मुहाजिरीन जिन ममालिक पहुंचे हैं उन्हें भी इस इमदाद से हिस्सा दिया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से जज्बा खैर सगाली के तहत इमदादी सामान अफगानिस्तान भिजवाने का सिलसिला जारी है और 16 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान तुर्कम सरहद पर अफगानिस्तान के एहलकारों के हवाले किया गया। इमदादी सामान में बुनियादी ज़रूरियात की अशिया और अद्वियात शामिल हैं। रूस का कहना है कि 20 अक्टूबर को होने वाली मॉस्को कॉन्फ्रेंस में तालिबान क़यादत की शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं। अफगान वज़ीर ख़ारिजा ने अंकारा में तुर्क हम मनसब मेवलूद चावुशओगलू से मुलाकात भी की है। और आपको ये भी बताएं कि आज एक अफसोसनाक वाक़या भी अफगानिस्तान के अंदर पेश आया है। जहाँ ये पेशरफ्त हुई है उसके साथ साथ आपको अपडेट कर दें कि सूबा कुन्नड़ में एक धमाका हुआ है, जिससे ज़िला शगल का पुलिस चीफ हलाक और 11 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अमन अमान को भी लेकर बहुत सारे खदशात भी हैं, अभी भी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हो रहे हैं जो हम आपको रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं। अभी हमें बात करनी है उस 1 अरब यूरो के इमदादी पैकेज की जो अनाउंस किया गया है यूरोपीय यूनियन की जानिब से अफगानिस्तान के लिए। बहरहाल जी, बात करने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं, वीडियो लिंक पर मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम खालिद लोधी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, थैंक यू सर। थैंक यू, आप हमारे शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। सर, ये फरमाइएगा, कल हमने आगाह किया अपने देखने वालों को, परसों भी बताया, G20 इजलास हो रहा है, अफगानिस्तान को डिस्कस किया जा रहा है, हुकूमत को तस्लीम न करने की बातें हो रही हैं, सरजमीन जो है अफगानिस्तान की किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वहीं गौर किया गया कि किस तरह से इमदाद दी जा सकती है अफगानिस्तान को वहाँ की गवर्नमेंट को कबूल किए बगैर। और अब हम ये देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट सामने आ गई है, 1 अरब यूरो का इमदादी पैकेज जिसका ऐलान किया गया है। आपको लगता है कि जिस मकसद के तहत ये पैकेज अनाउंस किया गया है वो मकसद पूरा हो पाएगा? यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं इतने बड़े फंड के ऐलान के बाद, अनाउंसमेंट के बाद हल हो जाएंगे सर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अब तो इसकी जो मॉडलिटीज़ हैं उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये कहा गया है कि इस फंड में से जो अफगान महाजरीन खासकर इन दिनों में बाहर गए हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, उनकी मदद भी की जाएगी और जो अफगानिस्तान के हमसायों का भी जिक्र हुआ है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो लीड कर रहा है मुल्क अमेरिका अगेंस्ट द प्रेजेंट रजीम, वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान का जो नई इंटरिम हुकूमत है वो किसी भी तरीके से कामयाब हो। तो वो हर वो काम करेंगे जिसमें उनकी नाकामी को दिखाया जाए। तो मेरा ख्याल है ये सिलेक्टिव मदद होगी। ये मदद उन लोगों के लिए होगी जो या तो अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं या मौजूदा अफगान हुकूमत की हमायत नहीं करते। तो मुझे तो ऐसे नजर आ रहा है, बाकी आगे आने वाले दिनों में देखते हैं। एनीवे, जिसके लिए भी ये मदद जाए है तो बात कुछ आएंगे हर हालत में। ठीक है। अच्छा, कुछ अमेरिका की भी बात कर लेते हैं, जिसने बजाय सपोर्ट करने के अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के जो फंड्स हैं वही मुंजमद कर रखे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर ये फ्रीज किए गए फंड्स जो हैं इनको ही बहाल कर दिया जाए तो बहुत सारे मसले मसाइल हल हो सकते हैं? वजह क्या है, क्यों मुंजमद कर रखे हैं, क्या चाहता है अमेरिका? जी, वजह बिल्कुल साफ है और वो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि अमेरिका चाहता है कि ये जो मौजूदा अफगान हुकूमत है ये नाकाम हो और किसी भी तरीके से इनकी कामयाबी उसको सूट नहीं करती, क्योंकि जो उसके अहदाफ हैं इस इलाके में, इस रीजन में, उनके खिलाफ जाती है ये बात कि ये अफगान तालिबान की हुकूमत जो है
ये स्टेबल हो जाए और ये आगे चल सके। बस ये बुनियादी नुक्ता है। अगर हमारी लीडरशिप जितनी जल्दी समझ जाए, हम खाम खा सुबह से लेकर शाम तक कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को, मगरिब को, कि अफगान की मदद करें, अफगानों की मदद अगर आपको चाहिए तो आप ज़्यादा बातचीत करें रूस के साथ, चीन के साथ, ईरान के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, तुर्की के साथ, और खुद पाकिस्तान उसमें शामिल हो। ये वो ग्रोह है मुल्कों का जो वहाँ पे अमन चाहता है, जो सही मानों में इनकी मदद करेगा। बाकी लोग या तो बातें करेंगे और या फिर ऐसी मदद करेंगे जो कि उल्टा इस हुकूमत के लिए हजीमत का बायस हो। अलबत्ता बहुत से और ममालिक हैं जो न्यूट्रल है और उनकी अक्सरियत है, वो अफ्रीका में भी है, वो साउथ अमेरिका में भी है, वो एशिया के और ममालिक भी हो सकते हैं, तो उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमने पूरा जोर लगाया हुआ है वेस्ट को कन्विंस करने के लिए कि वो इनकी मदद करे। अरे भाई, उन्होंने उनकी मदद नहीं करनी, वो तो उनको गिराना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, मॉस्को कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, अब 20 अक्टूबर की दावत भी दे दी गई है रूस की जानिब से कि तालिबान क़यादत जो है वो उसमें शिरकत करे। अगर तालिबान क़यादत यहाँ शिरकत करती है, क्या कुछ चीज़ें सामने रखी जा सकती हैं तालिबान क़यादत की जानिब से, दीगर ममालिक की जानिब से कुछ फ़ायदा हासिल कर सकेंगे तालिबान उस तरह से जिस तरह से वो चाह रहे हैं? क्योंकि अभी तो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही लगती है कि उन्हें आलमी सतह पर तस्लीम किया जाए। खालिद साहब जी, मेरा ख्याल है कि ये जो मॉस्को की मीटिंग है, ये दोहा की मीटिंग के मुकाबले में और G20 की मीटिंग के मुकाबले में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। और उम्मीद है कि तालिबान वहां जाएंगे और अब देखेंगे कि उसके आउटकम के तौर पे जो मदद का वादा किया जाएगा वो हकीकी मदद होगी और वो तालिबान हुकूमत तक पहुंचेगी। ठीक है। अच्छा, नईम खालिद साहब ये फरमा दीजिएगा कि अफगानिस्तान की जो माशी ज़बू हाली है, इसमें आलमी ताकतों का जो किरदार रहा है वो सभी को मालूम है, लेकिन ज़बू हाली में तो अपना अपना किरदार तकरीबन जो जो मुल्क यहाँ पर आए हैं उन्होंने अदा किया। आपको नहीं लगता कि आलमी बरादरी बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही है? बहुत सारे ऐसे मुतालिबात अभी किए जा रहे हैं जिन पर तालिबान के लिए भी फौरी अमल दरामद कोई मुमकिन दिखाई नहीं देता है। थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए, कहीं कुछ ना कुछ लचक भी दिखाई जानी चाहिए बहुत सारे मामलात पे। सर देखिए जी, आलमी बरादरी के 3 हिस्से हैं। एक तो अमेरिका, हिंदुस्तान और उनके हलीफ, ठीक है। दूसरा रूस, चीन और उनके हलीफ, और तीसरा न्यूट्रल ममालिक। जो तो अमेरिका और उनके हलीफ हैं वो तो किसी सूरत में ना कोई जिम्मेदारी कबूल करेंगे और ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे तकवीत पहुंचे इस मौजूदा हुकूमत को। जो रूस, चीन और उनके हलीफ हैं उनकी पूरी कोशिश होगी कि अफगानिस्तान में अमन आए और वो जो है इनकी मुआवनत भी करें। और न्यूट्रल मुल्क जो है काफी सारे, वो सिर्फ साइड पर खड़े होकर फिलहाल तमाशा देख रहे हैं, वो जिस करवट ऊंट बैठेगा उसके मुताबिक चलेंगे। तो ये जो आपने कहा कि जब तक मदद न की जाए अफगान तालिबान की, उस तक वो अपने वादे भी पूरे नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने तो अब हो ये रहा है ना नईम खालिद साहब, आपने फरमाया कि जब तक उनकी मदद नहीं की जा सकती है, मदद नहीं की जाएगी, वो अपने वादे पूरे नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं दिखता कि अमेरिका या दीगर जो आलमी बरादरी है वो कुछ और सोच रही है? वो सोच रही है कि अगर मदद कर दी तो मुतालिबात नहीं मानने वाले, ये इनको यहाँ पर रोका जाए, इनकी इमदाद रोकी जाए, इनको प्रेशर के अंदर लाया जाए, प्रेशर में लाकर इनसे मुतालिबात मनवाए जाए। ये बिल्कुल एक नामुमकिन बात है। जब पूरी दुनिया की फौज यहाँ पर मौजूद थी, वो उन पर प्रेशर नहीं ला सके तो दूर से बैठकर ये क्या प्रेशर लेकर आएंगे? तो ये तो बिल्कुल एमको की जन्नत में रहने वाली बात है। ये तालिबान किसी के प्रेशर में नहीं आते। और दूसरी बात ये है कि अब उनके ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो उनकी हिमायत करेंगे। तो मेरा ख्याल ये प्रेशर ग्रुप जो है पहले एक फिजिकल जंग जीता है, अब ये हारा है, अब ये अखलाकी जंग भी हारने वाला है। अखलाकी जंग भी हार सकता है अगर सिचुएशन यही रही और अगर इसी तरह से ये सोचा जाता रहा कि नहीं जी फंड्स हमने फ्रीज किए हुए हैं, ये हम फ्रीज किए रखेंगे तो तालिबान जो है वो हमारे प्रेशर में आएंगे, प्रेशर में आके मुतालिबात मानेंगे। तो ये तो बिल्कुल आपने वजह फरमाया नईम खालिद लोधी साहब कि दुनिया ने देख लिया है, अफगानिस्तान की तारीख सबके सामने है कि यहाँ के लोगों ने किसी का प्रेशर भी किसी भी तौर किसी भी तरह का प्रेशर कबूल नहीं किया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, आप दिफाई तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद थे और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान को लेकर अपना तज्जिया हमसे शेयर कर रहे थे। अफगानिस्तान को लेकर बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो रोज़ की रोज़ हो रही हैं। आज वहाँ पर एक धमाका भी हुआ है, उसमें जो नुकसान हुआ उससे भी हमने आपको आगाह किया, नज़र हम रखे हुए हैं। आपको सूरत हाल से यकीनन अपडेट करते रहेंगे, आगाह करते रहेंगे। अभी हमें चूँकि अफगानिस्तान की जब हम बात कर रहे थे तो अमेरिका का जिक्र हुआ है, अमेरिका ही के बारे में आपको बताना यह है कि यहाँ महंगाई जो है
वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अचंभे की बात लगती है, थोड़ी अजीब सी बात लगती है कि दुनिया का एक सबसे बड़ी मईशत, वहाँ पर महंगाई कैसे हो सकती है, वहाँ पर हालात जो है मईशत को लेकर वो हुकूमत के हाथ से बाहर कैसे हो सकते हैं। लेकिन इस पर हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे इसी प्रोग्राम में हम जब दोबारा मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ अमेरिका में खुराक और पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में 1.2% इजाफा हुआ है और अमेरिका में ईंधन की कीमतों में 3.9% इजाफा हुआ है अगर ओवरऑल हम बात करें। और जी अमेरिका जैसे मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत, वहाँ पर खुराक की कीमतों में इजाफे की शरह जो है वो 9% बताई जा रही है। किराएदार जो हैं वो भी बेचारे रोते हुए दिखाई देते हैं। कहना उनका ये है कि यहाँ किरायों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और माशी माहिरीन वो ये कहते हुए, तसल्ली देते हुए दिखाई देते हैं कि जी बस ये वाला साल निकाल लें, अगले साल से ये वाली कंडीशन नहीं होगी, सूरत हाल खासी बेहतर हो जाएगी। अभी सूरत हाल बेहतर हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन ये सूरत हाल जो है इसकी वजूहात क्या है, ये सूरत हाल ऐसी हुई क्यों है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं। तौसीफ ज़मान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अक्सर हमारे साथ हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे शो में मौजूद होते हैं। माहिर हैं माशियात के, बड़ी अच्छी तरह से अमेरिका की मैशत को भी समझते हैं और इस वक्त अमेरिका ही में मौजूद हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनसे रब्ता किया जाए। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ ज़मान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। तौसीफ साहब बहुत शुक्रिया, आप बराह रास्त अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब पहले तो ज़रा ये बता दीजिएगा, बड़ी अजीब सी बात लगती है ये सुनने में भी कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी दुनिया की सबसे बड़ी जो माशी ताकत है वहाँ पर लोग महंगाई से परेशान हैं। तौसीफ साहब बिल्कुल, हिस्टोरिकली डॉलर जो था वो दुनिया का मेयार हुआ करता था, तो ये हमेशा स्टेबल रहता था। जो अशिया खुर्दनोश थी वो भी दहाइयों तक उनकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं आती थी। जिन अमेरिकी कंपनियों के साथ हम काम करते थे तो हम तो ये सुनते थे कि साल हर साल उनकी कीमतें तब्दील नहीं होती। फिर कुछ यूं हुआ कि जो अमेरिकी ताकतें थी उन्होंने दुनिया भर में लड़ाइयां शुरू कर दी, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक हो, वॉर ऑन टेरर हो, लोगों को दुनिया में जाके जमहूरियतों को सीधा करने का काम हो, सीरिया में जंग हो। तो इस सारी सूरत हाल में एक जंगी मामले थे जिसके अंदर वो मसरूफ हो गए। दूसरी तरफ हमने देखा चीन को। चीन ने अपनी जो पॉलिसी इख्तियार की वो ये इख्तियार की कि वो दुनिया में तरक्की करेंगे, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाएंगे, अपने मुल्क को गुर्बत से बाहर निकालेंगे। तो ऐसी सारी सूरत हाल में अमेरिका पिछले कोई 20 सालों में 30 सालों में बहुत ज्यादा उसका फोकस डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से जो उनकी मईशत थी वो ज़बूहाली का शिकार हो गई। जो हमारे दोस्त माशी मामलात को हमसे शेयर करते हैं उसमें वो ये समझते हैं कि जो ये मामला कोई एक दिन का नहीं है या ये कोविड का मामला नहीं है कि जिसकी वजह से उनकी मईशत के ये हालात हुए। अगर पिछले हालात उनके खराब थे तो कोविड ने वो रही सही कसर भी निकाल दी। तो जो ये अशारिये सामने आए हैं ये बहुत ही सिंबॉलिक है, लेकिन जो सूरत हाल है यहाँ पर अमेरिका में इससे कहीं ज्यादा मुश्किल सूरत हाल है। ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ जो महंगाई है वो हर शोबे में, तामीराती इंडस्ट्री में, फूड में, एग्रीकल्चर समेत जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है तकरीबन शोबों में ये आपको होता दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कोविड-19 इस पर असर अंदाज ज़रूर हुआ है, लेकिन इसकी कोई बुनियादी वजह कोविड-19 नहीं है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मुलव्वस हैं। खैर क्या चीज़ें हैं, वजह क्या है, इस पर तो तौसीफ ज़मान साहब आपने रोशनी डाली है। ज़रा ये भी फरमा दीजिएगा कि अब इसका हल क्या है। कुछ इकदाम किए जा रहे हैं अमेरिकी हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया यहाँ पर कुछ करती दिखाई देती है, कुछ कर सकती है? बड़ा अजीब सा मामला हुआ। उन्होंने कोविड में अपनी आवाम को जो है रिलीफ देने का फैसला किया। तो उन्होंने ये कहा कि अगर जितने लोग बेरोजगार हुए या नहीं हुए, हम उनको जो है हुकूमत की तरफ से एक पैकेज अनाउंस कर देते हैं जिसके तहत उन्हें हफ्तावार हमारी तरफ से मजीद पैसे दिए जाएंगे। उसका जो नेट इम्पैक्ट आया वो ये आया कि ना सिर्फ ये कि जो वहां पे लोगों ने काम छोड़ दिया और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में वहां पे जो लोग मौजूद थे
उन्होंने वहां पे जब कहा हुकूमत की तरफ से पैसे मिल रहे हैं तो हमें काम करने की क्या जरूरत है, जिसके दो इम्पैक्ट्स हुए। एक तो ये कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मिलना मुश्किल हो गया। दूसरा, अगर मिली तो उसकी बहुत ज्यादा कीमत उन्होंने बढ़ा दी कि हम क्यों काम करें। इस सारी सूरत हाल में कि जो अमरीकियों ने अपनी हुकूमत, अपनी जो आवाम की बेहतरी के लिए कोशिश की, उसका इम्पैक्ट उनकी मईशतों पे आना शुरू हो गया। जबकि दूसरी तरफ यही सूरत हाल चीन में भी थी, पाकिस्तान में भी थी। तो मैं बस प्राइम सर मिनिस्टर बिल्कुल इसी इमरान जानिब खान आना को चाह ये रही थी कि ये कोई सिर्फ अमेरिका का मसला तो नहीं है ना। अब बहुत सारे जी जी ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए बहुत सारे ऐसे इकदाम किए हैं जिनके असरात जो हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में आ चुके हैं। अमेरिका का हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे ममालिक में ये असरात आ सकते हैं। तो अब ये असरात से भी बचना है और साथ ही साथ चूंकि कोविड तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आवाम को रिलीफ भी देते रहना है। तो फिर क्या ऐसे इकदाम उठाए जाने चाहिए आलमी तौर पर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और साथ ही साथ आवाम को रिलीफ देने के लिए कोविड की सिचुएशन के अंदर? मैं आपको यकीन दिलाऊं कि यहाँ पर मीडिया में इमरान खान साहब की और पाकिस्तान की मिसालें दी जाती रही हैं कि जो स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शुरू किया था, काश अगर उतना ही काम अमेरिका कर लेता तो आज वो उस हालत में ना होते जहां पर आज वो पहुंचे हुए हैं। एक तरफ उनके अस्पताल जो थे वो भर गए थे, उनका जो लाइफ सेविंग सिस्टम था वो पूरा कोलैप्स कर गया। जो उसके पैनिक में जो इम्पैक्ट्स आए, दैट वाज ऑन टॉप ऑफ इट। उनकी बेसिकली कोविड ने क्या किया, जो सेहतमंद लोग थे वो इंडिविजुअली से बर्दाश्त कर गए। इसी तरह जो सेहतमंद इकोनॉमीज थी उन्होंने बर्दाश्त करने की कोशिश की। लेकिन जो अमेरिकी इकोनॉमी थी, स्पेशली ट्रंप के जाने के बाद, और स्पेशली जो आपने जब चीन जैसे आलमी ताकत को सामने लेकर आपने अपने चैलेंज करने की कोशिश की, वहां पर हालात खराब से खराबतर होते चले गए। आने वाले दिनों में अगर आप ये समझें कि ये कोई मामले बेहतरी की तरफ जाएंगे तो इसमें यकीनन एक बेशुमार टाइम लगेगा और उसमें यकीनन इन्हें चीन की मदद की जरूरत होगी। क्यों? आज की तारीख में भी चीन दुनिया का सबसे सस्ता अशिया का मुहैया करने वाला है। अगर आज अमेरिका अपनी मईशत को बचाने के लिए कहता है कि हम चीन से सामान नहीं मंगाएंगे, तब भी अमेरिकी मईशत डूबती है। और अगर वो कहते हैं कि हम चीन को इंसेंटिवाइज करते हैं कि हमें साहब सस्ती अभी अशिया अभी दे। आपने ये बात की है ना रॉ मटेरियल की, सामान मंगवाने की, भिजवाने की, सामान के रुक जाने की। मुझे बताइएगा, बहुत सारे ममालिक में कल हमने अपने इसी शो में ये खबर शामिल की थी कि सयाहत के शोबे को लेकर बहुत सारी जगहों पर बहुत सी रियायत का ऐलान किया गया है, बहुत सारी जगहों पर नरमी की गई है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो खाम माल है इसकी आमद और रफ्त को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ देने की ज़रूरत है? क्योंकि कुछ रोज़ पहले हमने ये भी देखा था कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं मुख्तलिफ या ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्होंने ख़त भी लिखा था जब UNGA का इजलास हो रहा था कि खुदारा इन पाबंदियों को नरम करें वरना हम भी भूखे मरेंगे और ममालिक में भी खाम माल हो या दीगर चीज़ें हो उनकी शॉर्टेज हो जाएगी। तो इसको लेके इकदाम नहीं करने चाहिए, नरमी नहीं करनी चाहिए सर? जनाब, आपने दुरुस्त फरमाया। मुख्तलिफ मुल्कों ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ इंसेंटिव्स दिए, मुख्तलिफ लोगों ने इसको अपनी इस चैलेंज को अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाया। मतलब आप मालदीव की मिसाल लें कि जब दुनिया में क्वारंटीन का रिवाज आया तो उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ क्वारंटीन करें, जिससे कि टूरिज्म का जो इम्पैक्ट था मालदीव से, उनका टूरिज्म ट्रैफिक बेहतर हो गया। इसी तरह हमने देखा कि इटली में उन्होंने कहा कि जो क्वारंटीन के शिकार लोग हैं, हुकूमत इंसेंटिव देती है, आप अपने अपने घरों को सोलराइज करें, उसमें सोलर पैनल लगाएं, उसकी 120% कीमत जो है हुकूमत इटली अदा करेगी, जिसकी वजह से वहां की जो हुकूमत थी वो उसकी तरफ बिजी हो गई। हमारी हुकूमतों ने सेटल किया कि हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। अमरीकियों के साथ मसला ये है कि वो समझते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता, दे आर माइटी बिग। आप यकीन रखें इस चीज का, जिसकी मेरे अमरीकी दोस्तों को भी मैं टाइम एंड अगेन समझाता हूं कि हाथी अपने वजन पे गिरता है। तो उनका ये कॉन्सेप्ट वी आर दी ग्रेटेस्ट, इस वक्त जो अमरीकी मुफक्किरीन है उनका कहना यह है कि अमरीका को इस पे सोचना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीन में जो कि 3 लेवल्स गुजरे, एक जब वो गुर्बत से नीचे थे, उसके बाद उन्होंने इसमें की वजह शोहरत थी कि वो सस्ती और घटिया अशिया प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद आज जहाँ पे चीन खड़ा है, इनकी जो टैग लाइन है पूरे मुल्क की वो ये है, वी आर सेकंड टू नन। जो इस सारे सिनेरियो में अमेरिका एक ऐसी मुश्किल में फंस चुका है कि जब आने वाले दिनों में हमें उसका बाहर निकलना खासा मुश्किल नजर आता है।
ठीक है जी, सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि उसके इस सिचुएशन से बाहर आना आपको मुश्किल दिखाई देता है। माहिरीन वहाँ पर अलबत्ता ये दावे कर रहे हैं जी कि 1 साल तक ये सिचुएशन रहेगी। लेट्स सी क्या होता है। बहरहाल तौसीफ ज़मान साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, माहिर माशियात हैं, अमेरिका की मीशत को लेकर ख़ास तौर पर बात कर रहे थे, वहाँ होने वाली महंगाई के हवाले से। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ शो में मौजूद थे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा नाज़रीन, अब भी हमने अमेरिका में महंगाई के हवाले से भी बात की है, अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी बात किया। हमें आपको साउथ अमेरिका लेकर चलना है और बात करनी है हमें यहाँ मैक्सिको की। मैक्सिको में आज हम रुख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ जो लोग दुनिया से गुजर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, उनके जो पीछे प्यारे हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, वो उनकी याद में एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाते हैं। इस त्यौहार में होता क्या है कि वहाँ कब्रिस्तान में जाया जाता है, उन रूहों के लिए बहुत सारे फूल वहाँ पर रखे जाते हैं। यहाँ पर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है, लोगों की सोच ये है कि जब ये दिन आता है, मरने वालों की याद में ये त्यौहार आता है, तो उस दिन जितने मरने वाले लोग हैं वो अपने प्यारों का वेट कर रहे होते हैं कि वो फूल लेकर कब्रिस्तान में आएंगे, उनकी कब्रों पर चढ़ाएंगे। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये त्यौहार के दौरान जो फूल बेचने वाले हैं उनका कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा उरूज पर दिखाई देता है। लेकिन कौन से ऐसे फूल हैं जो ज़्यादा ख़रीदे जा रहे हैं, जिनसे यहाँ के लोगों का मानना यह है कि रूहें ज़्यादा खुश होती हैं, इस पर हम बात करेंगे मज़ीद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। हमें चलना है मैक्सिको, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। यहाँ मरने वालों की याद में त्यौहार मनाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं, फूल ख़रीदे जाते हैं और फूलों का कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लास्ट ईयर कोविड की वजह से त्यौहार नहीं मनाया जा रहा था, अभी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था शायद मना कर दिया जाए, लेकिन अब की बार इजाज़त दे दी गई है। क्या सूरत हाल है मैक्सिको में इस त्यौहार को लेकर, ख़ास तौर पर आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मैक्सिको में मरने वालों की याद में होने वाले फेस्टिवल की बहाली से यहाँ फूल फरोशों की चांदी हो गई है और उनका कारोबार दोबारा से बहाल हो गया है। आलमी खबर इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता साल कोरोना वबा की वजह से इस त्यौहार पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस साल हुकूमत ने इस त्यौहार को मनाने की इजाजत दे दी है, जिससे फूल फरोशों का ख्याल है कि इस साल इस त्यौहार के मौके पर गुलमरियम के 20 लाख से जायद फूल फरोख्त होंगे। गुलमरियम के काश्तकार क्रिस्टोबल का कहना है कि कोरोना वबा के साथ हमारे फूलों की फरोख्त भी खत्म हो गई थी।
गुज़िश्ता साल हमारे लिए खौफनाक था। इस साल मार्केट्स खुल गई हैं और कारोबार शुरू हो गया है। हमने गुल मरियम के फूलों की फरोख्त शुरू कर दी है क्योंकि बहुत से लोग इन दिनों में गुल मरियम का कारोबार करते हैं। गुल मरियम की दूसरी काश्तकार मैक्सिमो का कहना है कि वो बहुत हद तक पुरुमीद हैं। उन्होंने कहा, हमारे लिए ये खूब कारोबार का सीजन है। यहाँ हर साल 20 लाख से ज्यादा गुल मरियम के फूल उगाए जाते हैं और फरोख्त किए जाते हैं। मैक्सिमो का कहना था कि इस त्योहार की बहाली से यहाँ कारोबार करने वाले तबके को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं क्योंकि उन्हें इस साल खूब आमदन होगी और उनके फूलों की फरोख्त में भी इजाफा होगा। फूलों की खरीदार खातून हिल्दा का कहना है कि इस त्योहार के हवाले से गुल मरियम की बहुत अहमियत है। हमारे लोग यकीन रखते हैं इस फूल की खुशबू से हमारे बिछड़ जाने वाले रिश्तेदार अपने घरों को आते हैं। उन्होंने कहा, वबा से सारे कारोबार खत्म हो गए थे। हमारे लोग इस त्योहार के हवाले से फूल भी फरोख्त नहीं कर सकते थे क्योंकि किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। अब अच्छा है, कारोबार खुल गए हैं और हम बाहर जाकर इन्हें खरीद सकते हैं। मैक्सिको में इस त्योहार के दौरान कब्रिस्तानों को फूलों से सजाया जाता है और अपने बिछड़ने वाले प्यारों को याद किया जाता है। और जी अब हम यूरोप का रुख कर रहे हैं। यूरोप में आज हम जिक्र करेंगे नॉर्वे का। नॉर्वे में हुआ ये है कि एक शख्स अपने घर से बाहर निकला। उसके हाथ में क्या था? उसके हाथ में था तीर कमान। उसमें बहुत सारे तीर भी मौजूद थे और उसने अंधाधुंध जहाँ वो बाहर निकला था वहाँ मौजूद लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 5 लोग जो हैं वो इसमें उसने कत्ल कर दिए और 2 अफराद को उसने ज़ख्मी किया। कहा यह जा रहा है कि इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया था और यहाँ की जो मकामी हुकूमत है उसने चूँकि इस वाक़े को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाना भी चाहिए। जिस तरह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, अब सोग मनाने का ऐलान किया है और परचम जो है वहाँ का फ्लैग जो है नॉर्वे का उसको सरनेगू कर दिया गया है। क्या सूरत हाल है, किस तरह से वाक़या पेश आया है, डिटेल के लिए पैकेज देखिए। नॉर्वे में 37 साला शहरी ने तीर कमान और दीगर हथियारों से हमला करके 5 अफराद को कत्ल कर दिया है और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। आलमी खबर इदारे के मुताबिक ये वाकया नॉर्वे के कस्बे कोंग्सबर्ग में पेश आया है और यहाँ अपनी नौइयत का पहला वाकया है जिसमें इतनी तादाद में लोग मारे गए हैं। कत्ल की इस वारदात में एक ऑफ ड्यूटी पुलिस वाला भी जख्मी हुआ है। नॉर्वे की पुलिस के मुताबिक ये वारदात नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो से 68 किलोमीटर दूर कस्बे के मुख्तलिफ मकामात पर रूनमा हुआ है, जिसमें हमलावर ने तीर कमान और दीगर हथियारों से 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया है और 2 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि हमला आवर अकेला था और कोई दूसरा शख्स इस मंसूबे में शामिल नहीं था। हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो पुलिस के साथ तहकीकात में तावन कर रहा है। ताहम अभी तक इस वाक़े के महरिकात वाज़ेह नहीं हुए। तहकीकारों का कहना है कि वो तय कर रहे हैं कि ये दहशतगर्दी का वाक़या है और इस हवाले से मजीद तफसीलात बाद में सामने लाई जाएंगी। नॉर्वे के पुलिस चीफ ऑफिसर का कहना है कि ये दानिश नामी शहरी नॉर्वे में मुकीम था। पुलिस ने इसे गुज़िश्ता सालों में रेडिकल होने की वजह से राब्ता किया था, लेकिन 2021 में इस हमला आवर की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पुलिस उसके खिलाफ कुछ रजिस्टर करती। वाक़े में हलाक होने वालों में 4 खवातीन और 1 मर्द शामिल है जिनकी उम्रें 50 से 70 साल के दरमियान थी। कोंग्सबर्ग में इस वारदात के बाद सोग का समा है और परचम सर नगू कर दिया गया है। लोगों ने मरने वालों की याद में जाए वारदात पर शम्में जलाई हैं और फूल रखे हैं। यहाँ की एक रिहायशी खातून का कहना है कि मुझे इस वारदात में मरने वालों का शदीद दुख है और मैं समझती हूँ कि सारा नॉर्वे इस वाक़े से रंजीदा है क्योंकि इस तरह के वाक़यात से बूढ़े जवान सब लोग मुतासिर होते हैं। नॉर्वे में 2011 के बाद ये कत्ल की बड़ी वारदात हुई है। 2011 में एक इंतहा पसंद ने एक यूथ कैंप में 77 लोगों को कत्ल कर दिया था। बिल्कुल जी, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं, लेकिन ये वाक़या इस पर सोग का भी ऐलान किया गया है। परचम भी सरनेगू है। नॉर्वे के अंदर तहकीकात जारी है। देखिए क्या चीज़ सामने आती है, आपको बताएंगे जो भी अपडेट हमारे पास आएगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे इसी प्रोग्राम में दोबारा मिलते हैं। रहमतुल आलमीन या रहमतुल आलमीन। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है
कि ये चार सू बदल जाए। वेलकम बैक जी। अब चलेंगे बरआज़म ऑस्ट्रेलिया और आपको बताएं कि यहाँ एक खातून तैराक हैं जिन्होंने 44 मरतबा इंग्लिश चैनल को तैर करने का रिकॉर्ड तय कर लिया है। बहुत सारे मर्दों के बारे में भी कहा जाता है कि वो जी अब ऐसा रिकॉर्ड कायम नहीं कर सकते हैं। 2020 में मर्दों ने 34 मरतबा इसको अबूर किया था, इसको तैर किया था, लेकिन इन्होंने 44 टाइम्स ये किया है, 44 मरतबा ये किया है। कैसे इसको मुमकिन बनाया, कौन है, क्या एज है, क्या करती रही हैं, किस तरह का रिकॉर्ड कायम कर गई हैं, पैकेज है इस बारे में हमारे पास एक डिटेल आपको दिखाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की 36 साला खातून तैराक क्लोई मैकॉर्डिल ने 44 मरतबा इंग्लिश चैनल को तैर कर अबूर करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आलमी खबर इदारे के मुताबिक गुज़श्ता रोज खातून तैराक ने ये संगे मील अबूर करके नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने 10 घंटे की तवील तैराकी के बाद केंट बर्तानिया से इंग्लिश चैनल को अबूर किया है। मैकॉर्डिल ने 2020 में मर्दों के 34 मरतबा इंग्लिश चैनल को अबूर करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और गुज़िश्ता रोज उन्होंने अपनी महबूब खिलाड़ी एल्सन का इंग्लिश चैनल को 43 मरतबा अबूर करने का रिकॉर्ड तोड़कर ये एजाज अपने नाम कर लिया है। इस साल खातून तैराक ने इंग्लिश चैनल को 7 मरतबा अबूर किया है। ये खातून खिलाड़ी बगैर किसी मदद इमदाद के 124 किलोमीटर तक तैरने का रिकॉर्ड्स भी रखती हैं। 2015 में ऑस्ट्रेलियाई खातून तैराक ने बगैर कोई वक्फा किए 37 घंटे तक तैराकी करते हुए इंग्लिश चैनल को 3 मरतबा भी अबूर कर रखा है। मैकॉर्डिल का कहना था कि मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे ऐसे लगता है कि मैं कल फिर से चैनल को अबूर करना शुरू कर दूं, क्योंकि हालात और मौसम मुकम्मल तौर पर साजगार है और मैंने चैनल में तैराकी से खूब लुत्फ उठाया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सहाफी का सवाल का जवाब देते हुए खातून तैराक का कहना था, मैं यहाँ चैनल की मलका समझे जाने वाली एल्सन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए यहाँ आई थी, इसलिए मैंने चैनल को 7 मरतबा अबूर किया है और मैं आज भी एल्सन की मदाह हूँ। मैंने उनके रिकॉर्ड की पैरवी की है और अब ये एजाज अपने नाम कर लिया है। ताहम मैं चैनल की मलका की बहुत इज्जत करती हूँ। उन्होंने कहा, अगर वो दोबारा चैनल तैरने के लिए आएंगी तो मैं भी दोबारा आऊंगी। 37 घंटे मुसलसल तैराकी करना, कोई ब्रेक भी ना लेना, कोई छोटी बात नहीं है। यही वजह है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है इन्होंने और अब बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी, खुश भी दिखाई दे रही थी। खुश क्यों ना हो, इतना बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया। लेकिन जी एक ऐसी जगह अब हम आपको लेकर चल रहे हैं, एक ऐसे बरआज़म में लेकर चल रहे हैं जहाँ से कोई खुशी की खबर जो है वो कम ही हमें सुनने को या देखने को मिलती है। मैं बात करती हूँ बरआज़म अफ्रीका की, जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, गुरबत है, भूख है, अफलास है, बीमारियाँ हैं। अब आपको बताएं कि फसलों पर भी एक बीमारी हमला करने लग गई है और ये बीमारी है जी टिड्डी दल की। आपको पता है कि टिड्डी दल जो हैं वो झुंड के झुंड जो हैं वो फसलों के ऊपर अटैक करते हैं, फसलें सारी ख़राब कर देते हैं, खा जाते हैं, किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। यही कुछ हो रहा है और कीनिया में इस मुसीबत से निपटने के लिए लोगों को खुसूसी तरबियत दी जा रही है ताकि लोग अपनी फसलों को बचा सकें। क्या ये तरबियत पाकिस्तान की तरह कोई ढोल बजाकर, कोई शोर करके इनको भगाने की है? क्या है ये सारी चीज़, क्या हो रहा है कीनिया के अंदर, आपको दिखाते हैं। कीनिया में 2 साल पहले होने वाले टिड्डी दल के हमले ने यहाँ घास, फसलें और सब्जे को शदीद नुकसान के साथ लोगों के लिए खुराक की किल्लत जैसे मसाइल पैदा कर दिए थे और लाखों लोग इसके हमले से मुआशी तौर पर भी मुतासिर हुए थे। आलमी तंजीम की ताउन से कीनिया की हुकूमत ने 696 कम्युनिटी स्काउट्स की तरबियत की है। 140 काउंटी ऑफिसर समेत 25 माहिरीन माहौलियात और 60 काउंटी ज़राअत ऑफिसर्स टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए तैयार किए गए हैं। इसी तरह कीनिया की वजारत ज़राअत के 22 प्रोफेशनल्स को टिड्डी दल के खिलाफ मुहिम के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से तरबियत दी गई है ताकि ये लोग सहराई टिड्डी दल के मुल्क से खात्मे के लिए मुहिम में अपने जौहर दिखाएं और कम्युनिटी को साथ मिलाकर इस आफत से छुटकारा हासिल करें। इसके अलावा कीनिया की हुकूमत ने नेशनल यूथ सर्विस प्रोग्राम के तहत 500 नौजवान शहरियों और 200 सुपरवाइजर को भी आलमी तंजीम से तरबियत दिलवाई है
ताकि ये लोग टिड्डी दल और उसकी अफजाइशी नस्ल को कंट्रोल करने में भरपूर किरदार अदा करे और मुल्क की ज़राअत व मईशत को तहफ़्फ़ुज़ मिले और मुल्क इस मुसीबत से आज़ाद हो। नेशनल यूथ सर्विस के इंस्ट्रक्टर ब्रेन का कहना है कि नेशनल यूथ सर्विस टिड्डी दल के खतरात से मुकम्मल आगाही रखती है और इसके खात्मे के लिए अपना किरदार निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, मैंने पहले तरबियत हासिल की है और इसके बाद सहरा में टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए 200 अफराद की टीम की सरबराही और रहनुमाई की है। ब्रेन का कहना था, जब टिड्डी दल ने हमला किया था हर वक्त हर जगह उसकी बातें और उसकी खबरें थीं, क्योंकि इससे शदीद खतरात लाहिक हो गए थे। किसानों की फसलें तबाह हो गई थीं और यहाँ के बासियों को खुराक की किल्लत के शदीद खदशात ने परेशान कर दिया था, क्योंकि जब भी कोई खानदान अपनी फसलों को देखने जाता था वहाँ सिर्फ टिड्डी दल नजर आती थी और फसल खेत से गायब होती थी, जिससे उन्हें एहसास होता था कि आने वाले दिनों में इन्हें फाका कशी करना होगी। खुराक ज़राअत की आलमी तंजीम ने केन्या के लोगों को ऐसी तरबियत देकर तैयार किया है कि वो इस मुसीबत को अपनी महारतों से कंट्रोल कर सकें। आलमी तंजीम ने यहाँ लोगों को टिड्डी दल की मॉनिटरिंग करने और इस पर कंट्रोल करने के सारे तरीकों से रोशनास करवाया है, ताकि यहाँ लोग टिड्डी दल से मुकाबला कर सकें और मुल्क को इस मुसीबत से निजात दिला सकें। बिल्कुल जी, कैसे केन्या के लोगों की तरबियत की जा रही है ये आपने देखा। प्रोग्राम में आज हमने दुनिया भर में होने वाले अहम वाक़यात पर बात की है, आपको आगाह किया है। कल रात दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।